हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पोलराइज लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हम ये कह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अपनी लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के जो वाइब्रेशंस होते थे वो ऐसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के कैसे होते थे, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस। ठीक है, मतलब अगर अपनी वेव ऐसे जा रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसे है सामने की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस ऐसे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस ऐसे इस प्लेन में होंगे। ठीक है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ट्रांसवर्स कैरेक्टर होता है ना। भाई दो तरह की वेव अपन ने पढ़ी थी लास्ट ईयर 11th क्लास में कि भाई दो तरह का कैरेक्टर वेव्स का हो सकता है, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो, और या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग वाइब्रेशंस हो, उसको अपन लॉन्गिट्यूडनल कैरेक्टर बोलते थे। तो लाइट वेव्स का जो कैरेक्टर है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है। इसको भी अपन प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो होता है ये तो अपन बोल रहे हैं, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे। देखो पोलराइड की हेल्प से अपन उसको प्रूव कर सकते हैं। देखो अब मैं जो प्रूव कर रहा हूँ ना, पोलराइड ले रहा हूँ, वो पोलराइड लेने का रीजन बता देता हूँ पहले आपको कि भाई पोलराइड से प्रूव कैसे कर रहा हूँ। देखो मान लो मेरे पास, अच्छा अपन ने ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ा है ना 11th क्लास में। स्ट्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होती है, मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, दूसरे एंड पे वो फिक्स है, इस एंड में मेरे हाथ में मैंने रखा है, उसको मैं ऐसे जर्क कर दूं, है ना, जर्क दे दूं, झटका दे दूं, तो क्या होगा कि भाई उसके अंदर जो वेव जनरेट होगी ऐसे वो वाइब्रेट करेगी, तो वेव जो जनरेट होंगी वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। तो ट्रांसवर्स वेव उस स्ट्रिंग के अंदर है, तो मैकेनिकली कैसे प्रूव कर सकता हूँ। देखो मान लो मैं स्लिट ले लूँ, पहले मैं मैकेनिकल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। मान लो मैंने ये स्लिट ले लिया, एक ही स्लिट है, ऐसे रखा है मैंने इसको, है ना। जब ऐसे मैंने इसको रखा है तो ये इसके अंदर ये मैंने यहाँ स्लिट बनाई है, यहाँ गैपिंग दी है मैंने, है ना। अभी जो स्लिट बनाई है ये कैसे है, परपेंडिकुलर है ना, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर है सामने, है ना, ऐसे सामने, इसमें ऐसे परपेंडिकुलर है। इसके सामने मैंने दूसरी स्लिट रखी, दूसरी स्लिट रखी मैंने, ये भी सेम इसी के पैरेलल मैंने रखी। ठीक है, इसके पैरेलल रख दिए। अच्छा एक दूसरा अरेंजमेंट मैं नीचे रखता हूँ, ऐसा ही एक और अरेंजमेंट मैंने नीचे रखा है ना। इसके अंदर मैंने स्लिट रखी, ये परपेंडिकुलर है ना, रखी तो ऐसे ही है और ये परपेंडिकुलर स्लिट है। दूसरा मैंने यहाँ रखा, ये वाली स्लिट मैंने ऐसे रखी है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे। इसकी स्लिट ऐसे है, इसकी स्लिट ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे रखा है इसको। अब देखो क्या होगा कि मैं स्ट्रिंग इसमें से पास करवाता हूँ, ये स्ट्रिंग मैंने इसके अंदर से पास करवा दी। ठीक है, ये मैंने उसको जर्क दे दिया, अभी स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, ऐसे जब वाइब्रेट करेगी तो उसको पूरी प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है ना। उसी प्लेन में तो आपका क्या है, वाइब्रेशन है, और उसी प्लेन में आपकी स्लिट है जहाँ से वो वाइब्रेशन पास हो सकते हैं। तो अगर स्लिट और आपकी स्ट्रिंग के वाइब्रेशन सेम प्लेन में हैं तो फिर अपनी जो स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, दूसरी साइड पास हो जाएंगे। लेकिन मान लो ये, अच्छा इधर से मैंने जर्क दी, उधर फिक्स है ये स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ से मैंने जर्क दिया इसको, मैं इसको जर्क दूंगा, यहाँ तो वाइब्रेशन उसी प्लेन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सामने, वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है तो इधर से पास हो गए। ठीक है, लेकिन जब मैंने स्लिट को इसके परपेंडिकुलर रख दिया तो क्या होगा कि वाइब्रेशंस होने के लिए स्पेसिंग नहीं मिलेगी, भाई इसको ऑसिलेट होने के लिए स्पेसिंग नहीं मिलेगी,
तो यहाँ से आगे ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होगा और ये कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो गई, क्यों स्ट्रेट? इसीलिए हुई क्योंकि वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। तो वाइब्रेट करने के लिए स्पेसिंग नहीं मिली, स्पेसिंग नहीं मिली तो क्या हो गया, कि अपनी स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस आगे कैरी नहीं किए। अगर मान लो स्ट्रिंग के अंदर जो ये वेव जनरेट हो रही है उसके वाइब्रेशंस ऐसे होते, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल होते, तो क्या होता भाई, फिर तो अगर होल भी होता ना छोटा सा, तो उसमें से ऐसे पास हो जाते सामने, ठीक है। ऐसे हैं, इसीलिए ये ऊपर और नीचे स्पेसिंग नहीं मिल रही, तो वाइब्रेट नहीं हो पा रहा। ये सेम अरेंजमेंट अपन लाइट के लिए डेवलप कर सकते हैं। अपन की लाइट आ रही है, ठीक है, अपन की लाइट आ रही है ऐसे, ये एक्सिस के अलोंग अपनी लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, लाइट अनपोलराइज लाइट है, ठीक है। ये कैसी लाइट है, ये लाइट आ रही है अपनी, है ना, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट है। मैं इसके पाथ में दो पोलराइड रख देता हूं। फर्स्ट जो लाइट को पोलराइज करेगा, इसलिए उसको अपन बोलेंगे पोलराइजर। पी। दूसरा जिसको अपन एनालाइज करने के यूज में ले रहे हैं, है पोलराइड ही, उसको अपन बोलते हैं एनालाइजर, ठीक है। अच्छा, क्या है कि भाई ये एक दोनों पोलराइड है, क्रिस्टल से बनी हुई होंगे जैसे कल मैंने बताया। तो दोनों के एक्सिस सेम है, मतलब दोनों सेम एक्सिस की लाइट को, सेम प्लेन की लाइट को ही पास करवाते हैं। तो दोनों के जो प्लेन्स हैं वो कैसे एक दूसरे के पैरेलल है। इसका प्लेन और इसका प्लेन एक दूसरे के कैसे हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है। ये अनपोलराइज लाइट आई, इधर आके ये पोलराइज हो गई, ठीक है। ये प्लेन इसमें से पास हो गया पास हो गया। अब इसी प्लेन में भाई एक स्पेसिफिक प्लेन ये वाला इसने पास होने दिया, यही सेम प्लेन में ये वाला अपना एनालाइजर रखा हुआ है, दोनों का प्लेन मैच कर गया तो लाइट अपनी आगे चली गई आगे। लेकिन अगर मान लो इस अरेंजमेंट को मैं इस तरह लगा दूं, किस तरह, लाइट इधर से आ रही थी, ठीक है, ये अपन ने पोलराइजर लगाया, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैंने क्या लगा दिया, एनालाइजर लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से लाइट पोलराइज हुई, पोलराइज लाइट हुई तो क्या हुआ, देखो आगे यहाँ मेरे को कोई लाइट नहीं मिलेगी, यहाँ जो मेरे को इंटेंसिटी मिलेगी वो जीरो होगी। प्रैक्टिकली मैं जब इसको करके देखूंगा तो यहाँ पे जो मेरे को लाइट मिलेगी वो जीरो होगी। क्यों हुआ ऐसा भाई, अनपोलराइज लाइट आ रही है, पोलराइज हो गई, मतलब वाइब्रेशन एक ही प्लेन में रह गए, ठीक है। वो प्लेन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना है मुझे। तो यहाँ से पास हो गया। दूसरा पोलराइड जब मैंने पहले वाले पोलराइड के परपेंडिकुलर एक्सिस पर रखा, ठीक है, तो वो लाइट वहाँ से पास नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस परपेंडिकुलर प्लेन ने इस प्लेन की लाइट क्या कर दी, ब्लॉक कर दी, तो सामने मेरे को डार्कनेस मिली। मान लो नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता, लॉन्गिट्यूडनल कैरेक्टर होता तो वाइब्रेशंस ऐसे होने चाहिए थे, ऐसे, तो ऐसे होने चाहिए थे, तो इसमें से भी पास हो जाते और इसमें से भी पास हो जाते। पोलराइड को किसी भी एक्सिस पर रख दो आप, हर एक एक्सिस पे लाइट पास होनी ही थी अगर नेचर कैसा होता, लॉन्गिट्यूडनल होता। क्यों, वो तो वाइब्रेशंस डायरेक्शन प्रोपगेशन के कैसे हैं, अलोंग है। अगर लॉन्गिट्यूडनल नेचर है तो वो तो पास हो ही जाएगा, है ना। उसको आप एक्सिस के अलोंग रखो या मत रखो। लेकिन अगर नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स है, ऐसे वाइब्रेशंस हैं, तो वह वाइब्रेशंस क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे अगर आपने वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर प्लेन में पोलराइड अगर रख दिया। तो इस तरह दो पोलराइड के कॉम्बिनेशन से अपन लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइट का जो कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर कैसा होता है, ट्रांसवर्स कैरेक्टर होता है। ठीक है भाई, आई क्या बात समझ में। अब देखो क्या है, इन्हीं पोलराइड्स का यूज करके अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि अपनी लाइट जो है ना वो पोलराइज लाइट है कि नहीं है।
कैसे कर सकते हैं? एक ही पोलराइड चाहिए उसके लिए मुझे, तो देखो मुझे ये फाइंड करना है लाइट पोलराइज लाइट है कि अनपोलराइज लाइट है। तो क्या करूँ, ये अपनी लाइट आ रही है ना, लाइट के पाथ में मैंने पोलराइड रख दिया, ठीक है, ये पोलराइड रख दिया, ये प्लेन इसमें से पास हो सकता है, ठीक है। इधर से लाइट आई, ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, यहाँ से आ रही है और इसमें से ये पास हो रही है। दूसरी साइड से मैं इसको देखूँ, है ना, तो क्या होगा, मुझे हर कंडीशन में यहाँ से लाइट, इधर से देख रहा हूँ, इधर से लाइट दिखेगी ही दिखेगी। क्यों दिखेगी? ये पोलराइड है, ये किसी एक स्पेसिफिक प्लेन की लाइट को ही पास होने देगा। ये अनपोलराइज लाइट है, मतलब हर एक पॉसिबल प्लेन में लाइट है इसकी। तो मान लो इसको ऐसे रख दूँ, लाइट इस प्लेन में, मान लो मैं इसको ऐसे रख दूँ, तो इस अनपोलराइज लाइट में से ये वाला प्लेन पास हो जाएगा। मान लो मैं इस पोलराइड को ऐसे रख दूँ, तो इस लाइट में से ये वाला प्लेन पास हो जाएगा। मान लो मैं इसको ऐसे रख दूँ, तो इस लाइट में से ये वाला प्लेन पास हो जाएगा। मतलब हर पॉसिबल, ईच पॉसिबल प्लेन की लाइट जब अवेलेबल है, तो फिर किसी भी प्लेन में आप रख दें अपने पोलराइड को, उस प्लेन की लाइट तो पास होनी ही है। तो दूसरी साइड मेरे को हमेशा क्या मिलेगी? हमेशा ही लाइट मिलेगी, है ना। ये कब हो रहा है? जब अपन ने अनपोलराइज लाइट डाली। इसका मतलब ये हो गया, अनपोलराइज लाइट अगर डाली जाए किसके ऊपर? पोलराइड के ऊपर, और पोलराइड की दूसरी साइड से हम लोग इसको देखें तो हर कंडीशन में दूसरी साइड लाइट पहुंचेगी ही पहुंचेगी, अगर अनपोलराइज लाइट है तो। लेकिन मान लो ये पोलराइज लाइट होती, ये सिंगल प्लेन में होती, ये सिंगल प्लेन में है, ठीक है। अब लाइट सिंगल प्लेन में है, मतलब पोलराइज लाइट है। कैसी लाइट हो गई? पोलराइज लाइट हो गई। ऐसे रखा है इसको, पोलराइड को, दोनों के प्लेन मैच कर गए, लाइट के पोलराइड के, लाइट दिखेगी, दूसरी साइड पास हो जाएगी। मान लो मैं इसको धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट कर दूं, जैसे 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है, दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर, ब्लॉक हो जाएगी लाइट, दूसरी साइड मेरे को लाइट नहीं दिखेगी। रोटेट करके और ऐसे से ले आऊँ वापस, ठीक है, नीचे की साइड ऐसे ले आऊँ, तो क्या होगा कि दोनों के प्लेन फिर मैच कर जाएंगे, लाइट पास होगी। फिर वापस ऐसे ले आऊँ, फिर परपेंडिकुलर दोनों के प्लेन लाइट के और पोलराइड के, फिर लाइट ब्लॉक हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं पोलराइड को ऐसे रोटेट करूँगा, ऐसे इधर रखा, प्लेन मैच कर गया, लाइट पास हो गई, ऐसे किया लाइट ब्लॉक हो गई, ऐसे किया लाइट पास हो गई, ऐसे किया लाइट ब्लॉक हो गई। इसका मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में दूंगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी मुझे, और 2 टाइम्स इधर और इधर इंटेंसिटी कैसी मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। मतलब पोलराइड लाइट के, पोलराइज लाइट के सामने अगर पोलराइड को रोटेट करवाया जाए, तो रोटेट करवाने पर इंटेंसिटी ट्वाइस मैक्सिमम, ट्वाइस मिनिमम हो जाती है। तो इसका मतलब अपनी जो लाइट है वो कैसी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट है। और अगर इंटेंसिटी सेम बनी रहती है, चेंज नहीं होती, हर कंडीशन में मुझे लाइट दिखती रहती है, इसका मतलब अपनी जो लाइट है वो कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं? पोलराइड का यूज करके पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट को फाइंड कर सकते हैं, है ना। डिफरेंस दोनों में पता कर सकते हैं कि भाई कोई भी लाइट जो अपने पास आ रही है वो पोलराइज्ड लाइट है या फिर अनपोलराइज्ड लाइट है। मेलस ने इस पोलराइज्ड लाइट के लिए, ये जो अपनी पोलराइड से लाइट गई ना पोलराइज होके, इसके लिए एक लॉ दिया था, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। उसने बताया कि भाई लाइट तो दूसरी साइड जाएगी, अब लाइट दूसरी साइड जाएगी तो उस लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? वो मेलस ने बताया कि मान लो अपने पास ये लाइट है, ठीक है, अब इस प्लेन में क्या रखा हुआ है? ये पोलराइड एक रखा हुआ है, पोलराइजर रखा हुआ है, और दूसरा एक एनालाइजर रखा हुआ है ना। ठीक है, ये इस प्लेन में है, सामने रखा हुआ एनालाइजर। एनालाइजर जो है ना वो ऐसे रखा हुआ है थोड़ा, है ना, थोड़ा सा थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ऐसे रखा हुआ है। इसका प्लेन तो ये हो गया, इसका प्लेन ही एकदम सीधा हो गया। मतलब ऐसे मान लो कि भाई
ये रखा हुआ है पोलराइड इस प्लेन में, ठीक है ऐसे, और ये पोलराइजर ऐसे रखा हुआ है, एनालाइजर ये सेम प्लेन में ना होके ऐसे किसी एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है थीटा, ये ऐसे रखा हुआ है, दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल थीटा बन रहा है। तो दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये उसका एंगल, इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस, दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो जो आई इंटेंसिटी मुझे इधर मिलेगी लाइट की, इधर से देखूंगा, इधर जो मुझे इंटेंसिटी मिलेगी लाइट की, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ बोथ पोलराइड्स, ठीक है। तो इधर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, दैट मीन जो इंटेंसिटी मुझे दूसरी साइड मिलेगी दैट विल बी आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मान लो इधर थीटा 0 हो जाए, मतलब दोनों का प्लेन, दोनों के जो एक्सेस है वो सेम प्लेन में हो, ठीक है, दोनों के प्लेन मैच कर जाएं, आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर 0, cos 0 1 होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। मतलब पोलराइजर एनालाइजर, मतलब दोनों पोलराइड अगर सेम प्लेन में है, दोनों का प्लेन मैच कर रहा है, तो दूसरी साइड लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यही तो बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों के प्लेन अगर मैच करते हैं तो दूसरी साइड अपन को लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। लेकिन अगर मान लो दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल है, आई विल बी आई नॉट cos स्क्वायर 90, तो आई विल बी वॉट 0। मतलब दो पोलराइड अगर परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, अभी यही तो बात कर रहा था मैं, डिटेक्शन किया उसमें भी यही बात की, उससे पहले जो ट्रांसफर फीचर प्रूव किया उसमें भी यही बात की कि अगर दो पोलराइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 है, तो इंटेंसिटी जो दूसरी साइड मुझे मिलेगी वो लाइट की कितनी होगी, वो इंटेंसिटी लाइट की 0 होगी। तो ये जो लॉ है ये मेलस ने दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं अपन मेलस लॉ। अब अपन ये बोल रहे थे कि भाई लाइट को अपन को लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है, अनपोलराइज को। अब अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से एक डाइक्रोज़मी की अपन ने बात की थी, भाई पोलराइड अपना डाइक्रोज़मी के प्रिंसिपल में वर्क करता है। ऐसे ही क्या है, रिफ्लेक्शन से भी आप पोलराइज कर सकते हो लाइट को। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से अपन कैसे लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रूस्टर ने बताया था कि मान लो कोई अपने पास एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऊपर और नीचे दोनों मीडियम डिफरेंट है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब मान लो ये लाइट आई इधर से, ये लाइट कैसी है, अनपोलराइज लाइट है। अब देखो क्या होता है कि ऊपर मीडियम और नीचे मीडियम दोनों डिफरेंट है, ये नीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का। तो लाइट का जब भी मीडियम चेंज होता है तो अपन ये बोलते हैं भाई रिफ्रैक्शन होता है क्या, ओनली नहीं, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। याद करो ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में अपन कह रहे थे कि भाई लाइट का रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, तीनों फिनोमेना साथ चलती हैं। तो लाइट जब इंसिडेंट होगी किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे, ठीक है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी होगा कुछ पोर्शन का और कुछ पोर्शन का रिफ्रैक्शन होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ रहा, ठीक है भाई, ये होगा ना। अब देखो, अरे तो ऑब्वियस सी बात है, अपन मान लो सामने चल रहे हैं ना, सामने अपन ग्लास को देख रहे हैं, सिंपल ग्लास लगा हुआ है, तो अपन को ग्लास के दूसरी साइड जो लोग हैं वो भी दिखते हैं, साथ में ग्लास भी तो दिखता है। तो ग्लास दिख रहा है, इसका मतलब ग्लास से लाइट रेज वापस आ रही है, तभी तो ग्लास दिख रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। फिर ग्लास के दूसरी साइड के लोग दिख रहे हैं, मतलब लाइट ग्लास के दूसरी साइड भी जा रही है, मतलब रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन एक साथ होते हैं ग्लास से, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इससे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, ठीक है, दोनों हो रहे हैं। अब क्या होगा कि देखो जिस एंगल पे आएगा भाई रिफ्लेक्शन भी तो उसी एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब ब्रूस्टर ने बताया कि भाई ये जो लाइट है ना, जो रिफ्लेक्ट होके गई, ये लाइट पोलराइज्ड भी हो सकती है, अनपोलराइज्ड भी हो सकती है, प्लेन पोलराइज्ड भी हो सकती है, पार्शियली पोलराइज्ड भी हो सकती है। डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस
भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा कि रिफ्लेक्टेड रे का नेचर क्या है। ये तो हमारी अनपोलराइज होगी, रिफ्रैक्टेड जो है। अब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या है, पोलराइज लाइट है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए अपनी रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजिंग एंगल, या फिर इसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। क्या बोलते हैं? ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। ब्रूस्टर एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू है जिस पर अपनी रिफ्लेक्टेड रे कैसी हो जाए, पोलराइज हो जाए। अच्छा, जब ये होगा ना, जब ब्रूस्टर एंगल पे आप इंसिडेंट करवाएंगे, तब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब अगर ये एंगल 90 होगा, ये टोटल नॉर्मल, ये टोटल 180 होगा, तो ये 90 है, तो ये आई और आर विल बी 90, आई प्लस आर 90 हो जाएगा। तो ये आई पी, तो ये भी क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई पी हो जाएगा। दैट मीन्स आई पी प्लस आर विल बी इक्वल टू 90। ये कंडीशन जब होगी तब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ब्रूस्टर एंगल, और मेरे को जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वो कैसी होगी? वो हमेशा पोलराइज लाइट होगी। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा है ना, तो अपन को पता है स्नेल लॉ अपन लगा सकते हैं। क्या कहता है स्नेल लॉ? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नीटा होता है ना। अगर मान लो आई इक्वल टू आई पी हो जाए, ठीक है, तो देखो आई पी प्लस आर 90 है, आई पी प्लस आर 90 है, आर क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई पी। ठीक है। दैट मीन्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? साइन आई पी अपॉन साइन आर इज 90 माइनस आई पी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी मस्ट बी इक्वल टू नीटा। साइन आई पी साइन अपॉन कॉस, टेन आई पी इक्वल टू नीटा, तो आई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स नीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कौन? पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल। अगर अपन को मटेरियल का, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसका अपन ब्रूस्टर एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो इस एंगल पे हमेशा क्या होगी? अपनी पोलराइज्ड लाइट हमेशा ही सॉरी अपनी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट हमेशा ही पोलराइज्ड होगी। ठीक है भाई। तो ये अपना पोलराइजेशन हो गया यूजिंग रिफ्लेक्शन। इसके अलावा भी और मेथड हैं जिनके थ्रू अपन पोलराइजेशन कर सकते हैं लाइट का। ठीक है। तो वो मेथड अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।